और आइए खबरें विस्तार से जानते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बेकाबू गाड़ी ने साइकिल को टक्कर मारी, जिससे साइकिल सवार की मौत हो गई और उसके बाद गाड़ी भी खाई में पलट गई। ग्रामीण इतना नाराज हुए कि उन्होंने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। तो सुजानगंज रोड पर यह हादसा हुआ है। जो तस्वीर आपको दिख रही है, दरअसल ग्रामीणों के गुस्से का शिकारी गाड़ी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी ने पहले एक साइकिल सवार को टक्कर मारी, जिससे उसकी जान चली गई। और इसी घटना से नाराज ग्रामीणों ने गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। तो सुजानगंज रोड पर यह हादसा हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों की नाराजगी इस तरह से निकली। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के मेरठ दौरे की। तो आज मेरठ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय में एक हाईटेक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे और बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। और इसके अलावा किसानों से संवाद भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम है। और संगठन स्तर की बात करें तो बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री का दौरा है, जिसको देखकर प्रशासन ने और संगठन ने अपनी अपनी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। तो मुख्यमंत्री इससे पहले गाजियाबाद में कल दौरे पर थे, जहां उन्होंने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है और अब आज यहीं से मेरठ के लिए आज दौरा है। तो फिलहाल यहाँ भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो किसानों से भी संवाद है। तो एक तरफ जहाँ किसान और खासतौर पर पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री अपने संवाद में क्या कुछ किसानों से बोलते हैं, देखना होगा। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो और जानकारी उमेश हमें देंगे। तो उमेश, जरा बताइए कब से दौरा शुरू हो रहा है और क्या क्या कार्यक्रम इसके तय हैं? चलिए हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो मुख्यमंत्री का दौरा है, फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से जुट गया है इंतजाम में, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपनी मुलाकात करने वाले हैं, अब संगठन के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। तो बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इन सब के बीच जनसभा को संबोधित करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के आज, जिन पर नजर हमारी बनी रही। तो इससे पहले कल मुख्यमंत्री गाजियाबाद के दौरे पर रही, जहां कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस भवन को बनाने के लिए जमीन खरीदनी, जबकि पिछली सरकार की अगर बात करें तो उसने एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके नियमों का उल्लंघन करते हुए हज हाउस बनाया था। सरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे सेतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ाकर के 1 लाख करेंगे। तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था। और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं। और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। तो 3 साल में योगी सरकार का दूसरा उपहार है कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए। जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तो तुरंत ये निर्णय हुआ था कि जो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाएगा उसको 1 लाख का जो मदद है, जो अनुदान है, उस सरकार की तरफ से मिलेगा। और अब ये भवन तैयार हो चुका है। कैलाश यात्रियों को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मथुरापुरम में रहती हूँ तो मुझे तो बहुत ही खुशी, आज चारों तरफ एक त्योहार का माहौल दिख रहा है।
कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लंबे वक्त से इसी भवन का इंतजार था। योगी सरकार ने 70 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया और यात्रियों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका कि 2 साल में बनकर ये तैयार हुआ है। तकरीबन 70 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। हज हाउस की तर्ज पर इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में करीब 9000 वर्ग मीटर भूमि पर इस शानदार भवन को बनाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे सेतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। कैलाश मानसरोवर भवन में 100 कमरे हैं, जिसमें 300 लोग आसानी से ठहर सकते हैं। भवन में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। इस भवन के निर्माण से पहले सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को एक और तोहफा दिया था। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर मानसरोवर जाना चाहता है तो यूपी सरकार उसकी सहायता करेगी। यूपी सरकार कई तरीके से यात्रियों को मदद कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। तो गाजियाबाद के साथ साथ मुरादाबाद के दौरे पर भी मुख्यमंत्री कल थे, तो उस दौरे के दौरान क्या कुछ विशेष रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में अधिकारियों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। सीएम के साथ इस बैठक में स्थानीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य और जिले के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सीएम योगी ने कोरोना के हालात पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास को लेकर शुरू हुए उस वेबिनार का भी औपचारिक समापन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की थी। वेबिनार के जरिए मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की, जिसमें प्रदेश के हर क्षेत्र को विकास से जोड़ने परियोजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जो मंथन चला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये मंथन वास्तव में उन सभी मुद्दों को लेकर के चला है, लेकिन हमें स्थानीय स्तर पर जो मेरा पहला भी कहना रहा है, इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा, स्थानीय संस्थाओं को इसके साथ जुड़ करके करना होगा। चलिए और अब बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। तो लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, 18वां दिन उनके आंदोलन का हो गया है। उधर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए, दूसरी तरफ सरकार और संगठनों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। अगर कल के दिन की बात करें तो किसानों ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। किसानों ने दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को तो फिलहाल खोल दिया है, लेकिन अभी वो आंदोलन से पीछे हटने की मूड में नहीं है। चीला बॉर्डर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि चीला बॉर्डर पुलिस ने खुलवा दिया है। किसानों से ये जो धरना स्थल था इसको खाली करवाया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने आपको पहले ही बताया था कि ये धरना स्थल कुछ देर में खाली करवा दिया जाएगा। किसानों ने ये जो धरना स्थल है इसको पूरी तरीके से खाली कर दिया है। लोगों की दिक्कतें ना हो उसके चलते ये जो चीला बॉर्डर वाला जो था, जहां पर किसान पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे,
देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और पुलिस की अगुवाई में ये जो बॉर्डर है इसको पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। बात करते हैं, सर ये बताइए बॉर्डर खाली करवा दिया आप लोगों ने? अभी इन्होंने आज बातचीत हुई थी तो उससे सहमति इन्होंने जाहिर किया था और इन्होंने कुछ पार्ट इन्होंने खोला हुआ, कुछ पार्ट में इनकी रामायण पूजा चल रही है तो 24 आवर्स होने के बाद वो भी इन्होंने तो जब खाली रामायण पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उसको भी खोल दिया जाएगा? जी जी जी, उसके बाद भी वो सब पार्ट हटाया जाएगा। बट अभी इन्होंने ये पार्ट हटाया है जहाँ पे रामायण नहीं चल रहा है, वो पार्ट 1 रो 2 रो हमारे इनके खुल गए हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की आज बैठक हुई थी राजनाथ सिंह जी के बाद, उसके बाद आप लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको खोल दिया जाएगा? ऐसा है, हमने एक मिनट ऐसा है, हमने ये जो खोला है रास्ता आम जनता की परेशानी को देखते हुए खोला है और माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे उन्होंने जो भी बात हुई है उनकी वो कल हम अपनी पंचायत जी से बैठक भी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मुलाकात हुई थी माननीय राष्ट्रीय राजनाथ सिंह जी से और हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है तो उनके आश्वासन पे हमने फिलहाल दिए। और वहीं किसान आंदोलन में शामिल होने आ रहे पीलीभीत के किसानों के जत्थे को पुलिस ने पूरनपुर में रोका तो किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहस हो गई। किसान लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा भी आ गए और आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। जो कुंडली बॉर्डर पे और ये बाकी गाजीपुर में गाजियाबाद वाले बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं, जो 3 बिल जो सरकार द्वारा जो काले कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्टिंग के लिए किसान शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पे पहले जरा रोका गया, जबकि उसके बाद फिर यहाँ पे गजरौला रोका गया। यहाँ के जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, जो किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अगर जा रहे हो तो जाने देना चाहिए। ये तो सीधे तानाशाही हो गई, हिटलरशाही हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की मुद्दे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि किसान गुमराह हो रहे हैं और जिस कानून का विरोध कर रहे हैं दरअसल वो उनके ही हित में है। बिकॉज दे आर सेइंग ये काला कानून है। इज रोल बैक एन ऑप्शन? But Maria, where is MSP linked to this whole debate? The 3 laws have nothing to do with MSP. First, let that be clear. MSP continues, in fact, continues better with Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक नई सौगात मिलने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली और धर्मनगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी। इसके लिए दिल्ली से वाराणसी के बीच सर्वे का काम आज से शुरू होने जा रहा है। इस कॉरिडोर से यूपी के कई धार्मिक शहर हैं जो जुड़ते चले जाएंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और सौगात सरकार देने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार देश की राजधानी को काशी से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान तैयार कर रही है। ये सौगात काशी वासियों को जल्द मिल सकती है। इसके लिए 13 दिसंबर से सर्वे का काम शुरू होगा। खबर है कि इस कॉरिडोर के जरिए मोदी सरकार धार्मिक शहरों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें कान्हा की नगरी मथुरा, रामनगरी अयोध्या, तीर्थराज प्रयाग और धर्मनगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये 2 प्रमुख शहर जरूर से जुड़ रहे हैं, देश की राजधानी और वाराणसी, प्लस 800 किलोमीटर का कॉरिडोर है और जो बीच में महत्वपूर्ण शहर आएंगे, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, इनकी भी आसपास में कहीं कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इतने कम समय में उनकी दूरी तय हो जाएगी और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन दूरी में जो फ्लाइट नहीं चलती है लेकिन दोनों जगह हवाई अड्डे हैं, तो दोनों जगह का डेवलपमेंट इतना तेज होगा कि मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं कि जहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे वहीं पर्यटन बढ़ेगा, वहीं हर एक चीज़ में बढ़ोतरी आएगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी लगभग 865 किलोमीटर है, जिसका सर्वे कर 12 हफ्ते के अंदर सबमिट करना होगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलती है, जिसकी स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो करीब 8 घंटे का समय लेती है। लेकिन अब इस दूरी को पाटने के लिए केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन के लिए नया कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार कर रही है, जिसमें कानपुर और यूपी की राजधानी लखनऊ को भी जोड़ा जा सकता है। यूपी सरकार ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कफील खान को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की नजरबंदी को खारिज करते हुए जमानत दे दी थी। अब राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर आगरा से है, जहां के ताजगंज इलाके से अगवा किए गए मासूम भाई बहन को पुलिस ने महज 1 घंटे में ही सुरक्षित छुड़ा लिया। पुलिस को जैसी घटना की जानकारी मिली, तुरंत पूरे जिले की नाकाबंदी की गई और एक बस से बदमाश को दबोचा और दोनों मासूम बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया। ये बदमाश बच्चों को बस से लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो ये पुलिस की सक्रियता ही थी कि 2 मासूम भाई बहनों को इन बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। उधर बांदा में दबंगों का कहर देखने को मिला। पहली घटना महुआ गांव में हुई, जहां बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को बुरी तरह पीट दिया और उनको जख्मी कर दिया। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं और एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरा मामला बड़ोकर गांव का है, जहां पर शराब के नशे में धुत 5 दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी बच्ची के साथ मारपीट की। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी यहाँ पर मारपीट के 2 केस लाए गए हैं गिरवा थाने से, जिसमें से एक महिला है, उसकी हालत ज़्यादा गंभीर बनी, उसके सर में काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोटें थी और एक छोटा बच्चा है करीब 1 साल भर का, उसके सर पे भी काफ़ी ज़्यादा लाठी से वार किए गए। फतेहपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 अवैध तमंचे और 9 कारतूस मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह में आए कुछ युवकों के पास में उनकी गाड़ी में कुछ नाजायज असला है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सूचना में सत्यता पाई गई। इसमें 4 अवैध असला वहां से बरामद हुए हैं, 9 इसमें कारतूस बरामद हुए हैं और इस प्रकार से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर पुलिस ने हथियारों के दम पर राहगीरों से लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के 12 मोबाइल फोन, 2 बाइक, 2 तमंचे और नकदी मिली है। पुलिस ने बदमाशों को काफी लंबे समय से ढूंढ रही थी, जिसके बाद अब कामयाबी मिली है। कुछ दिनों में घटनाएं हुई थी, जिसमें बकेवर थाना क्षेत्र के आसपास कुछ मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। इसमें बिंद की पुलिस को सफलता मिली है और इन्होंने सर्विलांस और एसओजी के साथ में मिलके इसमें एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से छीने हुए 14 मोबाइल, 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे इसमें बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।